दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो कि अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 40% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं। जनरली कोई सर्टेन स्टॉक अगर 40% या उससे ज़्यादा करेक्ट हो जाता है तो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं अपनी ओपिनियन देने के लिए। पहले इन्वेस्टर क्या करते हैं कि भैया 40% का करेक्शन हो गया, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर क्या होते हैं कि अभी तो 40% हुआ है, कल को 60% 70% तक डाउन जाएगा। क्या वाकई में हर गिरा हुआ स्टॉक सस्ता होता है? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है? किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, खासतौर पे ऐसे स्टॉक्स में? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर डिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी है, राइट, ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अमॉन्ग्स द टॉप 20 पिगमेंट प्लेयर हुआ करती थी FY 2011 में। अब FY 24 आते आते ये थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर हो गई ग्लोबली। लेटेस्ट पॉइंट पे क्या है इसका ओवरऑल स्टेटस, पहली बात तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट शेयर क्या है इसका, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 2024 में करीब करीब 35% के आसपास डोमेस्टिक मार्केट शेयर था इस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो भारत में ये नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पिगमेंट प्रोडक्शन। अब पिगमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या है इसका, कहाँ पे स्टैंड करती है कंपनी, इस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या ग्रोथ हमें दिखा है पिछले 10 सालों में, नेक्स्ट 5-10 सालों में, 15 सालों में क्या ग्रोथ दिख सकता है, इन सब की स्टडी एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब स्टॉक नीचे गिरा है, डज दैट मीन कि वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ये सब चीज़ें आपको अब यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी कि वैल्यूएशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है गिरने के बावजूद, ये देखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल पैरामीटर्स जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए, ये देखना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सुदर्शन केमिकल का फंडामेंटल्स समझे तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब देखिए फंडामेंटल्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ये अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, और जब हम इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पे फिर हम एक निर्णय ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो सुदर्शन केमिकल में रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 0.49% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 5.5% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.42% है, डेट टू इक्विटी 0.72 है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 5 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 30% के आसपास रहा है। दो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लोअर साइड पे है, लेकिन सेल्स ग्रोथ देखिए तो पिछले 7 सालों में कंसिस्टेंटली 30% के आसपास से ग्रो करती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 500 के आसपास है। कोई ऐसी कंपनी आपको पता होगी जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 500 के आसपास है? कमेंट करके जरूर बताइए। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली हम क्या देखते हैं कि 25-30, मैक्सिमम 40-50, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 50-55 के ऊपर भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंसिस्टेंटली रहते हैं, क्योंकि वो हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन वाली कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पे अगर 500 का पी कोई कंपनी लेके चल रही है तो ऐसे में बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या वहाँ पे एक वैल्यूएशन रेस्ट्रिक्शन एंट्री के लिए हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। अभी आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। पीजी रेशियो भी माइनस में है, मतलब अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह यहाँ पे कहीं ना कहीं से नेगेटिव देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए चार्ट पैटर्न में तो 2016 में करीब 80 रुपये का था, 2016 के बाद 2018 में सीधे सीधे 586 रुपये, फिर गिर के 330 रुपये के आसपास 2019 में, 2021 में 770 रुपये, फिर गिर के 2023 में यहाँ पे 372 रुपये, और यहाँ पे आप देखिए तो ये पर्टिकुलर शेयर जो है यहाँ पे 1000 रुपये की भी ऊपर चला गया था 2024-25 में। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल्स देखने में वीकर साइड पे लग रहे होंगे, बट स्टॉक प्राइसेस कहीं ना कहीं से हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बना पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में हिस्टोरिकली। अब रीसेंट गिरावट हुई है, डज दैट मीन कि यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज भी बन सकता है? ऑब्वियसली ये चांसेस हमेशा रहते हैं। हमने देखा है कि पहले जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, उनके एक बार लोअर हाइज लोअर लोज बनने शुरू हुए तो प्राइसेस 70-80%, तो क्या कुछ कंपनियां तो ऐसी भी थी जो कि 90-95% डिप्लीट होते हुए कंपनियां NCLT में गई और बंद भी हो गई। तो यहाँ पे ये आता है हमारा ओवरऑल मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि
किसी सर्टेन कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सुदर्शन केमिकल में देखें तो 2015 में 1200 करोड़ का सेल्स था, 54 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2023 में 2300 करोड़ का सेल्स हो गया, लेकिन 45 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। देखिए फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है प्रॉफिटेबिलिटी में, कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा आप देखिए तो 9700 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल्स तो देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी 40 करोड़ रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं से इसमें जो एक्सपेंसेस है, राइट, एक्सपेंसेस पार्ट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि कंपनी सेल्स तो ग्रो कर पा रही है लेकिन एक्सपेंसेस को कहीं ना कहीं से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसी बातें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान देते हैं। देखिए जून 2023 में सुदर्शन केमिकल में 35% के आसपास प्रमोटर्स थे, 46% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 17-18% के आसपास FIIs एंड DIs थे। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ पे जो प्रमोटर्स थे वो कम होने शुरू हुई, लेकिन DII यहाँ पे बढ़ने शुरू हुए और FII यहाँ पे बढ़ने शुरू हुए। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए 2026 के मार्च महीने में केवल 8% यहाँ पे बचे थे प्रमोटर्स, लेकिन यहाँ पे करीब 32-33% के आसपास हो चुके थे FIIs एंड DIs, 58-59% के आसपास यहाँ पे हो चुके थे पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो प्रमोटर्स क्यों छोड़ रहे हैं भाई, क्या रीज़न है उनका अपनी शेयर होल्डिंग को निकालने का, कम करने का, शेयर्स में निकल जाने का, ये जानना ऐसी कंपनियों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जो कि है सुब्रोस लिमिटेड। अब सुब्रोस लिमिटेड 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी। ये देखें तो लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग एंड थर्मल प्रोडक्ट्स कंपनी है भारत में, जो कि एक जॉइंट वेंचर है सुब्रोस, सुजुकी और डेंसो का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें फंडामेंटल सुब्रोस का तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, डिविडेंड यील्ड 0.32%, डेट टू इक्विटी मात्र 0.02 है इसका। पेट्रोस की स्कोर 7 का है। सेल्स ग्रोथ मात्र 8.5% के आसपास रही पिछले 7 सालों की, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंसिडरेबली बहुत कम है, 30 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और PG रेशियो यहाँ पे 0.57 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 2015 में करीब 1192 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था सुब्रोस का, 20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। 2023 में 2800 करोड़ का बढ़ के हो गया सेल्स एंड प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के हो गया 50 करोड़ के आसपास। एंड लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्च 2026 में 3750 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका था एंड करीब यहाँ पे 166 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका था। तो इसमें सेल्स भी आपको ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है एंड जो प्रॉफिट पार्ट है, राइट, वो भी कहीं ना कहीं से आपको ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम सुब्रोस का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2023 में 37% के आसपास प्रमोटर्स थे, 18% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 45% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे 2023 में। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 36% के आसपास हमें प्रोमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, 20% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे देखें तो 43-44% के आसपास अगेन FIIs एंड DIs हमें देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, शारदा क्रॉपकेम की अगर हम बात करें तो शारदा क्रॉपकेम एग्रोकेमिकल सेगमेंट एंड नॉन एग्रोकेमिकल सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट करती है। टोटल देखें तो रेवेन्यू में करीब 13% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जो रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 22% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है एंड 124% के आसपास से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम शारदा क्रॉपकेम के फंडामेंटल्स देखें तो 24% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है, 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.98% के आसपास है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास। पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे 7 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 15% के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 12 के आसपास है इस पर्टिकुलर कंपनी का एंड PG रेशियो भी 0.44 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये फंडामेंटल पैरामीटर से हमें क्या पता चलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि इक्विटी पे कितने रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉय जो कर रही है, डिप्लॉय कर रही है, उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के तहत कितना रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है। तो अगर कोई कंपनी 25-30% कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट कर रही है तो ऐसे में अपने इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं से उसका पास ऑन करेगी बेनिफिट, राइट। तो ये सब चीज़ें इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे लिए डाटा पॉइंट्स देती हैं कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 20-25 से कम है दैट मीन्स कि कंपनी कहीं ना कहीं से अंडर वैल्यूड हो रही है अपने प्राइस पे, करंट प्राइस पे बेस्ड ऑन
द मार्केट ओवरऑल नीड्स एंड सेंटिमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे में भी देखिए 2014 में 252 रुपये के आसपास शारदा क्रॉपकेम हुआ करती थी एंड 2024 में 300 रुपये, 330 रुपये, महज उसी के आसपास। तो 10-15 सालों तक क्या करती रही पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसे में 2014 से 2024 तक सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा, ये सब जानना इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें शारदा क्रॉपकेम का, तो 74% के आसपास सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स थे, 10% यहाँ पे पब्लिक थी और 14% के आसपास यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगेन 74-75% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 12% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 13% के आसपास हमें एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे हैं, ठीक। सो जब भी हम एनालिसिस करते हैं राइट कंपनियों की, तो हमें एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना होता है कि क्या सिर्फ प्राइस गिरा है या बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। तो बिजनेस इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत होता है, यानी कि बिजनेस क्या है कंपनी का, बिजनेस में क्या मंदी है अगर हमें देखने को मिल रही तो किन वजहों से देखने को मिल रही है, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए है, किन्हीं कारणों से तो नहीं है, किन्हीं बाहरी कारणों से तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड अगर हम रेवेन्यूज़ का डाटा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा देखते हैं, डेट का डाटा देखते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजंस देखते हैं पास्ट में कैसे रह रहे हैं, तो उसके बाद जब प्राइसेस में गिरावट दिखती है हमें राइट कि 40% गिर चुका है फला स्टॉक, 50% गिर चुका है फला स्टॉक, तब वहाँ पे कोरिलेट करने में मदद मिलती है कि हाँ भाई प्राइस तो गिरे हैं बट कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, बिजनेस स्ट्रांग है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ उस कंपनी में कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट जस्ट बिकॉज कि प्राइस गिर गए, बिजनेस नहीं चल रहा है, आरओई मात्र 1% का है कंसिस्टेंटली पिछले 8-10 सालों से, डज नॉट मीन कि उसमें अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी बातें हमें पता रहनी चाहिए, तभी हम एक डिसीजन ले सकते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिवनेस बिजनेस का चेक करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने बिजनेस में क्या मार्केट शेयर लेके चल रही है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अगर वो 4-5 साल पहले 15वें पोजीशन पे थी उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में, तो अब क्या एटलीस्ट इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं, 8वें-9वें पोजीशन पे आई है ना या नहीं। सो अगर कोई भी स्मॉल कैप स्टॉक हो या कोई भी अदर स्टॉक हो, ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कंपनी का बिजनेस ग्रो कर पा रहा है या नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की स्टेबल है या इम्प्रूविंग है, डेट कंट्रोल में है या नहीं, एंड इम्पॉर्टेंटली वैल्यूएशंस जो हैं पहले के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव हैं करंटली या नहीं। इसके साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्राइसेस में गिरावट हुई है राइट, गिरावट का मेन कारण क्या है, क्या जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट्स प्राइसेस गिरावट हुई है या बिजनेस इंपैक्ट की वजह से, यानी कि बिजनेस डिग्रेड हुआ है उसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट हुई है। अगर इन 5 सवालों में से मेजॉरिटी के क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं पॉजिटिव में होते हैं, तभी स्टॉक फर्दर स्टडी के लायक होता है। इसलिए प्राइस के पीछे मत भागिए, बिजनेस को समझिए। और अगर आपको इन तीनों स्टॉक्स में कोई स्टॉक लगता है कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकता है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको जरूर से जरूर एक्सप्लोर करिए।